हेलो बच्चों। तो आशा करता हूँ कि आपने लास्ट वीडियो पूरा देखा होगा। थोड़ा सा बड़ा वीडियो था, हाँ, लेकिन उसमें टॉपिक्स ज़्यादा कवर हुए थे बच्चों। और इम्पोर्टेंट टॉपिक के अंदर मैंने आपको बताया होगा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ चार्ज, और उसके बाद में हमें देखना था कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज को आप छोटी छोटी चीज़ें दिमाग पर रखो कि जैसे लाइक चार्ज जो है वो रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में आपको क्या लिखना है, Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई लिखना है। इनवेरियंस ऑफ चार्ज में आपको क्या लिखना है, हम बोलते हैं कि चार्ज एट रेस्ट शुड बी इक्वल टू चार्ज इन मोशन। ठीक है, तो ये थोड़ी चीजें छोटी छोटी चीजें हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है ना, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हमेशा दिमाग में रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें इन्हें याद रखना पड़ेगा, रटना पड़ रहा है। याद तो रहती है, रटना नहीं रहना चाहिए ना, कि हम ये रट रहे हैं इन चीजों को, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके। तो आज अपन चलो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ या तो सीधा सीधा आ जाता है, अदरवाइज न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन कूलम्ब्स लॉ बहुत बार देखे जाते हैं एग्जाम के अंदर, आरबीएससी हो चाहे सीबीएसई हो। तो टॉपिक जो लास्ट में अपन ने कंटिन्यू किया था चार्ज, चार्ज के लिए एक पॉइंट और मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों। ये चीज नॉर्मली यूनिट मार्क के क्वेश्चन के अंदर पूछ लिया जाता है। क्या है वो, देखिए कि अगर कोई चार्ज है हमारे पास में, एंड इफ चार्ज इज स्टेशनरी, है ना, इट्स वेलोसिटी इज जीरो। चार्ज कैसा है बच्चों, स्टेशनरी है। अगर चार्ज स्टेशनरी होता है, इट कैन ओनली प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। वो कौन सा फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर चार्ज स्टेशनरी होगा, उसके पास में वेलोसिटी नहीं होगी, तो हम बोलेंगे वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही प्रोड्यूस करेगा। अच्छी आवाज आ रही है ना पक्षियों की, लेकिन कॉन्सेंट्रेट उनके साउंड की तरफ नहीं होना चाहिए, यहां पर ही रखो कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, चलिए ओके। वेलोसिटी, इफ चार्ज इज मूविंग विद एनी वेलोसिटी बट द वेलोसिटी शुड बी कांस्टेंट। ठीक है, so if charge is moving with a constant velocity, ठीक है, it is moving, वो मूव कर रहा है but with a constant velocity। ठीक, अगर constant velocity तो बच्चों एक्सेलरेशन कितना होगा, constant velocity मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो। so in that mode the acceleration of charge should be zero, okay, but the velocity should be constant। it can produce, अब देखो बच्चों, अगर मोशन के अंदर होता है ना चार्ज, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है और इसके साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। अगेन चार्ज इज इन मोशन, अभी भी मूविंग कंडीशन के अंदर ही है इस बार भी, लेकिन वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। इट मींस वेलोसिटी इज वेरिएबल। ठीक है, इट मींस चार्ज इज एक्सेलरेटिंग और डी एक्सेलरेटिंग। ठीक है, कैसा भी आप मान सकते हैं। तो हम बोल रहे हैं चार्ज इज मूविंग विद अ पर्टिकुलर एक्सेलरेशन, तो मोशन के अंदर तो हुआ लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है, तो क्या होगा, ये बात ध्यान में रखना, इट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड as well as electromagnetic wave। It will generate a photon or electromagnetic wave can be produced if charge is moving with a variable velocity। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे अपन, तो ये दिमाग में रह जाएगा, छोटा सा पार्ट था। ठीक है, फिर आपको याद हो बच्चों, तो लास्ट टाइम अपन ने मास के लिए बात की थी, इनवेरियंस प्रॉपर्टी के अंदर, है ना, चार्ज इज इनवेरिएंट or it does not depend on the speed। तो यहां पर अपन नेक्स्ट पॉइंट के अंदर डिस्कस कर रहे हैं व्हाट इज द सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस, कंपैरिजन आप कह सकते हैं, बिटवीन चार्ज एंड मास। चार्ज और मास के बीच में हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। तो सबसे पहला अगर आप समझे बच्चों, तो आपने चार्ज को पॉजिटिव भी पढ़ा है, नेगेटिव भी पढ़ा है, और किसी ऑब्जेक्ट का चार्ज जीरो भी हो सकता है। ठीक, तो हमने लिखा चार्ज
कैन बी पॉजिटिव, कॉमा नेगेटिव, एंड नेट चार्ज कैन बी जीरो ऑल्सो। ठीक है, फिर मास, मास के लिए क्या होता है बच्चों, मास इज ऑलवेज पॉजिटिव। आपने कभी ऐसा सुना नहीं होगा कि किसी जैसे किसी शॉपकीपर के पास में जाओ और बोलो कि मेरे को -2 kg आप मेरे को शुगर दे दो, पॉसिबल है क्या? आपने कभी नहीं बोला होगा, 2 kg बोला होगा कि 2 kg शुगर दो। ठीक है, तो मास कैन नॉट बी नेगेटिव, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो मास इज ऑलवेज पॉजिटिव, मास इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, फिर दूसरा, अगर दो चार्जेस हैं, चार्जेस के बीच में बच्चों जो फोर्स लगता है वो फोर्स अट्रैक्शन का भी हो सकता है और रिपल्शन का भी हो सकता है। अपन लिखते हैं ना, लाइक चार्ज जो है वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। तो हम बोलते हैं फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस कैन बी ऑफ attraction और रिपल्शन। ठीक है, चार्ज के बीच में दोनों फोर्स लगते हैं, बट मास के लिए हम ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ते हैं बच्चों, है ना। इसके लिए अपन कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे चार्ज के लिए, लेकिन मास के लिए हम ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ते हैं। और ग्रेविटेशनल लॉ जो है बच्चों, उसके अंदर आपने कभी नहीं पढ़ा होगा कि दो मास एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। हमेशा एक मास दूसरे मास को क्या करता है बच्चों, अट्रैक्ट ही करता है। ठीक है, तो इनके बीच में कौन सा फोर्स लगता है, अट्रैक्शन का फोर्स लगता है। ये बात ध्यान रखिएगा, फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। फिर तीसरा, चार्ज जो है अगर उसे माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में देखें, बहुत छोटे लेवल पे देखें, इट इज क्वांटाइज्ड। ठीक है, हम मैक्रोस्कोपिक फॉर्म में नहीं बोल रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में बोल रहे हैं, बहुत छोटे रूप में बोलेंगे, इट इज क्वांटाइज्ड। ठीक है, तो चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ठीक है, एंड व्हाट इज क्वांटा ऑफ चार्ज, शायद मैंने उस वाले पॉइंट में नहीं बताया होगा। व्हाट इज क्वांटा ऑफ चार्ज, क्वांटा ऑफ चार्ज क्या है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज व्हिच कैन बी ट्रांसफर्ड। ठीक है, कितना भी इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ना, द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज क्वांटा ऑफ चार्ज और क्वांटम ऑफ चार्ज। ठीक है, तो चार्ज इज क्वांटाइज्ड। फिर मास, मास क्वांटाइज्ड है क्या बच्चों, आप 1 किलो चीनी भी ले सकते हो, आप 1.1 kg भी ले सकते हैं, 1.2 kg भी ले सकते हैं, 1.3 kg भी ले सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना कोई भी चीज लेना चाहते हैं। ठीक है, तो मास इज स्टिल नॉट क्वांटाइज्ड। अभी काम कर रहे हैं साइंटिस्ट की क्या ये पॉसिबल है, लेकिन अभी तक तो हमें पता है कि इट इज नॉट क्वांटाइज्ड। ठीक है, तो हमने बोला मास इज नॉट क्वांटाइज्ड, मास इज नॉट क्वांटाइज्ड yet. फिर चार्ज डिपेंड, सॉरी, चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी। ठीक है, सो चार्ज इज इनवेरिएंट। ठीक है, बट मास डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। कैसे भाई, तो अपन ने वो फार्मूला क्या बताया था बच्चों, m इज इक्वल्स टू क्या बच्चों, m0 डिवाइडेड बाय 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। ये फार्मूला किसने दिया था, आइंस्टीन ने। कौन सी थ्योरी थी, रिलेटिविटी थ्योरी थी। ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। व्हाट इज m0, रेस्ट मास। ठीक है, v वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड c इज द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें थी, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। देयर कैन बी मैनी, ठीक है, लेकिन ये बेसिक से बात है जो हमें पता रहना चाहिए। ठीक है, अगर मैं फोर्सेस की भी बात करूं तो इन दोनों के फोर्सेस में भी बहुत डिफरेंस है बच्चों, है ना। अब ये समझिए कि जो मास के बीच में जो फोर्स लगता है, अट्रैक्शन फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, वो नेचर का सबसे वीकेस्ट फोर्स है बच्चों। और चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है वो थोड़ा सा क्या, इसके ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है बच्चों।
ठीक है, अगर समझना आप चीज को, यहाँ पर अगर मैं ऐसा कुछ लिखने की कोशिश करूं, द रेशियो ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, तो आप जब देखेंगे इट इज ऑल एंड ऑलमोस्ट 1 ratio 10 to the power 36. इट मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज 10 to the power 36 times stronger than the gravitational force. मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स फील नहीं होता, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आसानी से फील किया जा सकता है, ठीक है। चलिए, और अगर इसे न्यूक्लियर फोर्स से और कंपैरिजन में करवा दें, ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, नेचुरल फोर्स है ना, स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फोर्स है बच्चों, ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से भी 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है। तो अगर ऐसा देखते तो यहाँ पर ये 10 to the power 38 रो लगाना पड़ता, ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। अब अपन बात करते हैं किसकी बच्चों, कूलम्ब्स लॉ की। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से समझ लीजिएगा, अगर आपको ग्रेविटेशनल लॉ समझ में आए तो कूलम्ब्स लॉ तो चलते चलते समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं ग्रेविटेशनल लॉ को एक बार के लिए डिस्कस करता हूँ। ग्रेविटेशनल लॉ के अंदर अपन ने क्या किया था बच्चों, अपन ने तो क्या, न्यूटन ने दिया था, न्यूटन ने क्या बताया था, न्यूटन ने ये बताया था कि मास के बीच में, दो पॉइंट मास के बीच में जो अट्रैक्शन और अट्रैक्शन का फोर्स लगता है, वो उन दोनों मासेस के प्रोडक्ट के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। टॉपिक कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। तो अभी मैं ग्रेविटेशनल लॉ आपको बता रहा हूं। ग्रेविटेशनल लॉ यूनिवर्सल लॉ है बच्चों, ग्रेविटेशनल। तो हम बोलते हैं कि ये जो फोर्स है दो मास के बीच में, दैट इज प्रोपोर्शनल टू लाइक दिस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मासेस इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, ठीक है, ये न्यूटन ने बताया था। और क्या बताया था, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द मासेस, ठीक है, वो जो मास थे उनका जो सेंटर था, तो उनके सेंटर के मिड की जो डिस्टेंस थी उसके स्क्वायर के ये क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, ठीक। ये कौन सा था, ग्रेविटेशनल फोर्स था, ठीक। एंड दैट फोर्स ऑलवेज वर्क्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ मासेस, है ना। वो फोर्स कैसा लगता था, वो जो दोनों मास हमने लिए उनको जोड़ने वाली जो सेंटर लाइन थी ना, उनको जोड़ने वाली वो जो लाइन है उस लाइन के अलोंग ही काम करता था, ठीक है। तो दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। अब काम करते हैं अपन कूलम्ब्स फोर्स में। अब कूलम्ब्स फोर्स जो है वो इसी तरीके के पैटर्न के ऊपर है बच्चों, इसी तरीके की चीज हम लिखने वाले हैं, बस मास को हटाएंगे और चार्ज लगाएंगे, और चार्ज में हमें ध्यान में रखना होगा, चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है वो अट्रैक्शन का भी हो सकता है और रिपल्शन का भी होता है, तो हम उसे बोलते हैं फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, ठीक है। क्या वर्ड यूज करेंगे, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। तो यहां पर समझिए कि अगर दो लाइक चार्जेस हैं बच्चों, ठीक है, ये Q1 हो गया और ये क्या हो गया, Q2 हो गया, तो दो लाइक चार्जेस हैं, तो Q1 जो है वो Q2 को रिपेल करेगा बच्चों ऐसा, और Q2 जो है वो Q1 को रिपेल करेगा। अगर ये नेगेटिव चार्जेस भी होते लेकिन लाइक ही तो हुए, तो भी इनके बीच में कैसा फोर्स लगता, रिपल्शन का ही फोर्स लगता। लेकिन अगर एक पॉजिटिव होता और एक क्या होता बच्चों, नेगेटिव होता, तो ये पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट होता नेगेटिव की ओर, और ये नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होता किसकी ओर, पॉजिटिव की ओर, ठीक है। अब इन फोर्सेस का नाम भी है बच्चों, क्या नाम है, जैसे Q1 के ऊपर फोर्स लग रहा है तो हमने लिखा फोर्स ऑन Q1, दैट इज F1 ड्यू टू चार्ज Q2, तो दैट विल बी F12, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, ये किसके ऊपर फोर्स लग रहा है, दूसरे चार्ज पे लग रहा है तो F2, किसके कारण लग रहा है, फर्स्ट चार्ज के कारण लग रहा है तो F21 लिखा जाएगा इसे, ठीक है। इस वाले को सेम ऐसा का ऐसा ही लिखा जाएगा, F12 और F21, ठीक है। अब यहां पर देखो इस फोर्स को क्या देखेंगे, अब से ये अट्रैक्शन वाला ही फोर्स है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गई, ये Q1 चार्ज था और ये Q2 चार्ज था, तो ये वाला फोर्स अब इस बार क्या हो गया, F12 ही है और ये वाला F21 ही है, लेकिन डायरेक्शन जो है वो चेंज हो चुकी, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक। अब इससे जब हम कूलम्ब्स लॉ को समझाएंगे तो इस चीज को लिखना कैसा है, एग्जाम में इसे कैसा रिप्रेजेंट करना है, तो एग्जाम में रिप्रेजेंट करने के लिए आप दो पॉइंट चार्ज बनाएंगे,
ठीक है। और पॉइंट चार्ज का सेंटर डिफाइन करेंगे। वैसे पॉइंट चार्ज तो खुद ही सेंटर ही हो गया एक तरीके का, लेकिन अगर इस तरीके का काम कर सकते हैं, स्फेरिकल चार्ज ले लो और उनका सेंटर ले लीजिए, ठीक है। और फिर यहाँ पर Q1 चार्ज को इंडिकेट कर दीजिए, यहाँ पर Q2 चार्ज को। एग्जाम में काम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों के सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन लीजिए, ठीक है, और इस लाइन को यहाँ पर डिस्क्राइब कीजिए कि द डिस्टेंस इज स्मॉल r, ठीक है, ये आपने इंडिकेट किया। फिर रिपल्सिव फोर्स को आप इंडिकेट कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये F12 लिखा जाएगा, अभी थोड़ी देर पहले अपने डिस्कस किया, और ये F21 लिखा जाएगा। खास बात क्या है, F12 और F21 ये दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, बस दोनों की डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है, ठीक। अब ये कैसे लिखा जाएगा, इसे डिस्क्राइब कैसे करेंगे, तो हमने लिखा अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। वापस से लाइन को समझ लीजिए, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन between two point charges, the force of interaction between two point charges is always proportional to the magnitude of the charges. Product of magnitude of the charges is always proportional to the product of magnitude of charges. तो आपको Q1 और Q2 का प्रोडक्ट लेना था, and this force of interaction is inversely proportional to the square of distance, to the square of distance between the centers of charges, ठीक है, ये किसने बताया, कूलम्ब। and this force of interaction always work along the line joining the centers of the charges। ये ऐसे ही तो लग रहा है सीधा, ये ऐसा नहीं शो करोगे कि इस तरफ फेंक रहा है ना, इसी लाइन के अलॉन्ग रखना चाहिए। तो ये थ्योरी भी हो जाएगी और ये चीज आप देख करके आओगे, ठीक है। नाउ दिस विल बिकम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस विल बिकम इक्वेशन नंबर सेकंड। ये एग्जाम वाला पार्ट अपन इस तरफ करना, मैं उस वाले को हटा देता हूं, ठीक है। तो ये इस तरफ वाला नहीं, थ्योरी में आपको बता चुका हूं, ठीक, करते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड it will be F will be proportional to Q1 Q2 divided by R square. So F will be equals to K Q1 Q2 divided by R square, ठीक है। What is K? K is a proportionality constant here। क्या है यहाँ पर K? proportionality constant है, और इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। अब बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा K की वैल्यू जो है, और आप थोड़ा समझना, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना बच्चों, तो यहाँ पर G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर आता है, ठीक है। G क्या था, तो हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और G की वैल्यू होती थी 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 मैग्नीट्यूड में, यूनिट होती थी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, लेकिन मैग्नीट्यूड इतना था। और G की वैल्यू इस पूरे वर्ल्ड के लिए सेम है, मतलब इस पूरे नेचर के लिए आप बोलो सेम है। आप मार्स पे चले जाओ तो भी कैपिटल G इतना ही है, आप अर्थ पे हो तो भी कैपिटल G इतना ही है, आप नेपच्यून या सैटर्न पे हैं तो भी इतना ही रहेगा, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल कांस्टेंट था बच्चों, इसकी वैल्यू फिक्स है। लेकिन ये जो कैपिटल के है ना, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, लेकिन ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, इसकी वैल्यू चेंज होती है अकॉर्डिंग टू द मीडियम। मीडियम कहाँ पर, इन दोनों के बीच में जो मीडियम है ना, उसके ऊपर इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। मीडियम अगर एयर है तो कुछ अलग होगा, वैक्यूम है, एयर और वैक्यूम को एक ही मान करके चल लेते हैं, ठीक है। लेकिन फिर बीच में वाटर डाल दो तो फोर्स चेंज हो जाएगा, बीच में ऑयल डाल दो फोर्स चेंज होगा, बीच में ग्लास डाल दो फोर्स चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो K is dependent on the medium between the charges, ठीक है, it is not a universal constant। K को हम बोलते हैं क्या बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। फिर इसकी वैल्यू को डिफाइन करते हैं, तो यहाँ पर ये पता चल गया होगा दैट इज कूलम्ब्स लॉ। अगर एग्जाम में आए तो कूलम्ब्स लॉ इतना ही काम करके आना है बच्चों, मैग्नीट्यूड फॉर्म के अंदर इतना ही काम करेंगे, वेक्टर फॉर्म अपन बाद में देखेंगे,
अब अपन के को डिस्कस कर लेते हैं कि के में और क्या क्या चीजें आ सकती है। देखिए अब के को हमने जब डिफाइन किया बच्चों, तो हमने बोला कि के की वैल्यू वैक्यूम में क्या है, तो फॉर वैक्यूम के को हम बोलेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या बोलेंगे इसे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये एक अलग ही वर्ड आ चुका है एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ये क्या चीज है बच्चों? तो पहले तो इसको वैल्यू में लिख देता हूँ, 9 × 10⁹ के की यूनिट क्या होगी? तो के की यूनिट आप इस फॉर्मूला से यहाँ से बना सकते थे। क्या भाई? के इज इक्वल टू क्या होता? एफ, जिसको इससे मल्टीप्लाई करो, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आएगा? Q1 Q2, ऐसा ही होगा। ठीक, तो F फोर्स है और R डिस्टेंस है, तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर आएगा, तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय, देखिए Q1 और Q2 दोनों चार्ज थे बच्चों, तो चार्ज का यूनिट क्या है? ऐसा ही होगा। ठीक, अब ये मैंने यहाँ पर अगर इसको यूनिट बता दिया है, तो चलो इसका डायमेंशन भी देखते हैं। डायमेंशन ऑफ के, डायमेंशन ऑफ के में चलो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है पता होना चाहिए। क्या भाई? m1 l1 t - 2, दैट इज डायमेंशन ऑफ फोर्स। डिस्टेंस का डायमेंशन कितना होता है? डिस्टेंस का डायमेंशन होता है l1, और कितने टाइम्स आया? 2 टाइम्स आया, तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। फिर चार्ज, और चार्ज भी दो बार आया है, एक चार्ज का होता है a1 t1, ये लिखते हैं, और यहाँ पर दो बार आया है, तो इसका फिर स्क्वायर कर दीजिएगा, a1 t1 और इसका स्क्वायर कर दीजिए, क्या हो जाएगा बच्चों? देखो m1 l1 यहाँ पर है और यहाँ पर 2 और आ गया, तो कितना हो जाएगा? l3 t की पावर, देखो t की पावर -2 यहाँ पर है, और इसको सॉल्व करो, t की पावर 2 तो यहाँ पर भी है, और ऊपर जाएगा तो -2, तो एक -2 पहले से कर, एक -2 ये और दे देगा, t की पावर हो जाएगी -4। ठीक है, फिर a स्क्वायर नीचे है, ऊपर जाएगा तो a की पावर -2 होगी नहीं होगी? पता चल गया? दैट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ के। ठीक, अब एप्सिलॉन नॉट को पढ़ते हैं। एप्सिलॉन नॉट क्या चीज है? दैट इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ठीक, ये वैक्यूम के लिए आता है ये एप्सिलॉन नॉट, और इसका भी वैल्यू फिक्स है 8.85 × 10⁻⁻12। अब यूनिट देखते हैं, यूनिट कैसे? देखो एप्सिलॉन नॉट और के एक दूसरे के इनवर्स में दिखेंगे, तो इन दोनों की जो यूनिट है वो एक दूसरे की क्या होनी चाहिए? इनवर्स होनी चाहिए। ठीक, तो यूनिट को इनवर्स कर दीजिए, के की यूनिट का इनवर्स कर दो, कूलम्ब स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर विल बी द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चलो दैट इज फॉर वैक्यूम। फॉर मीडियम, मीडियम के लिए कैसे काम करेगा? ठीक, तो हमने बोला k विल बी रिटन एज 1/4 पाई एप्सिलॉन, या फिर इसे लिखा जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन। गौर कीजिए, मीडियम के अंदर एक एप्सिलॉन और इंट्रोड्यूस हो रहा है। व्हाट इज एप्सिलॉन? एप्सिलॉन इज नॉन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसे और क्या बोला जा सकता है? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। और क्या बोलते हैं इसको? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, हर एक मीडियम का अलग अलग होता है, जिससे हम पहचान कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये कौन सा मीडियम है। ठीक है, चलिए, तो ये वैसे टॉपिक भी आएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टॉपिक आने वाला है। काम करते हैं, तो फिर ये कैसा पता चला? तो ये इस चीज को हमने वापस से देखा कि इनकी यूनिट्स क्या हैं। तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट मैं आपको बता चुका हूँ, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो डायमेंशन क्या होगा? अगर यूनिट k का इनवर्स है, तो डायमेंशन भी k का इनवर्स ही होगा, ये बात ध्यान में रखना। तो अगर डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट लिखना है, डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट क्या होगा? तो उल्टा कर दीजिए, इसका इनवर्स कर दीजिए, तो m की पावर कितनी हो जाएगी? -1, l की पावर होगी -3, t की पावर जो माइनस में है वो प्लस का 4 हो जाएगी, और 8 हो जाएगा। ठीक है,
एप्सिला आर की डायमेंशन और एप्सिला की डायमेंशन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि व्हाट विल बी द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एप्सिला एंड एप्सिला आर, ये आपको मेरे को बताना है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, है ना। उसमें मतलब आ जाने चाहिए कमेंट बॉक्स में, आपके रिप्लाई आ जाने चाहिए या फिर मेरे व्हाट्सएप में आप लोगों के रिप्लाई आ जाने चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये समझ में आ गया। अगर एग्जाम में आए तो आपको कूलम्ब्स लॉ इतना ही करके आना है, ये बात ध्यान में रखें। तो चलिए, आज अपन इतना ही डिस्कस करेंगे, इससे ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। इसके आगे वाले टॉपिक में वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ अपन को देखना है, फिर परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। हैव अ गुड डे।